इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी टॉपर 2024 शक्ति दुबे के आंसर कॉपी के बारे में। ये मैंने विजन एस की वेबसाइट से डाउनलोड की है। इस वीडियो में हम समझेंगे टॉपर अपना आंसर कैसे लिखते हैं और आप भी आंसर राइटिंग को करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो, माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ये शक्ति दुबे रैंक फर्स्ट की कॉपी है, जो कि इन्होंने 8 सितंबर 2023 को विजन एस के यहाँ पे लिखी थी, जो कि मॉक टेस्ट की कॉपी है। ये एक क्लैरिफिकेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये जो कॉपी होती है ये यूपीएससी टॉपर की खुद की कॉपी होती है जो उन्होंने यूपीएससी में लिखी है। ऐसा नहीं है, ये मॉक टेस्ट की कॉपी है, यानी कि इन्होंने प्रैक्टिस के लिए कोचिंग के यहाँ पे लिखी है। ठीक है। बाकी एक और बात, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपके पास में एक ऑप्शन है, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे हमारे व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट आके व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो अगर अपन बात करेंगे, ये जो कॉपी है ये इनके जीएस सेकंड की कॉपी है, यानी कि पॉलिटी वाले सब्जेक्ट की कॉपी है। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। वैसे मैं कंप्लीट आंसर को पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि टाइम जरूर से ज़्यादा जाएगा, बट अपन समझ लेंगे कि आखिरकार आंसर को लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ये जो आंसर है वो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। पृथक्कीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। 150 वर्ड में आंसर लिखना है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेवरेबिलिटी? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। ओवरऑल ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये डॉक्ट्रिन ऑफ द सेवरेबिलिटी के रिगार्डिंग सवाल किया गया है। और आपसे सवाल कर रहा है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंट में जो जुडिशियल को डिसीजन आए हैं इसके रिगार्डिंग, तो उसके बारे में कुछ बात कीजिए। ठीक है। और मतलब रिसेंट में नहीं, रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन के बारे में, यानी कि इसके रिगार्डिंग अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जब अगर अपन बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की, यानी कि प्रतिकरणीय का सिद्धांत के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि अगर आप आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें एक बात लिखी गई है कि ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। बट इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि लॉ का सिर्फ वो वाला पोर्शन जो सिर्फ जैसे कि अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, उसके अंदर बहुत सारी धाराएं थी, बहुत सारे प्रावधान थे। उसमें से जो प्रावधान फंडामेंटल राइट के खिलाफ है सिर्फ उसी प्रावधान को हम नल एंड वॉइड घोषित करेंगे। कंप्लीट लॉ को हम नल एंड वॉइड घोषित नहीं करेंगे। सो अगर देखेंगे तो इनका जो इन्होंने आंसर लिखा है, जब भी आप देखेंगे पॉलिटी का कोई भी आंसर जब आप शुरू करेंगे, तो पॉलिटी का आंसर लिखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान से उसका आंसर की शुरुआत करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्डिक्ट के साथ में शुरू कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं किसी भी आंसर को शुरू करने का। अगर अपन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में जुडिशियल डिसीजन के रिगार्डिंग सवाल क्या है, तो आपको पता होगा कि आपके पास में जो डिसीजन, जो जुडिशरी के जितने भी जजमेंट है वो लिमिटेड होंगे। ठीक है। तो उसको अगर आप यहीं पे इंट्रो में लिख देंगे तो आपके पास में बॉडी पार्ट में लिखने के लिए कंटेंट कम पड़ जाएगा। इसके कारण इस आंसर की शुरुआत अगर आर्टिकल के साथ में की जा रही है तो वो बेटर है, जैसे कि इन्होंने किया भी यही है। इन्होंने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझाया है, जो कि इन्होंने आर्टिकल 13 के माध्यम से समझाया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में इन्होंने प्रावधान को बताया। इन्होंने जैसे कि बताया कि ये जो डॉक्ट्रिन बताती है कि जो पोर्शन मतलब किसी भी लॉ का जो पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक डाउन कर देगा, उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। इसमें सिर्फ उसी पोर्शन को लिया जाएगा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंप्लीट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से था। इसके बाद में इन्होंने फर्स्ट पेज में इन्होंने कम से कम ये सारी जानकारी लिखी। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो इंट्रो लिखा वो ये देख सकते हैं कि आप शुरुआत में 3 से 4 लाइन में इंट्रो लिखा। अब काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि इंट्रो को कैसे लिखे। इंट्रो में काफ़ी लोग क्या करते हैं, रामायण लिख देते हैं पूरी। कैसे रामायण लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं से तो शुरू करें, तो कुछ ना कुछ कहानी के माध्यम से शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंट्रो जितना आपका टू द पॉइंट रहेगा उतना आपका आंसर शानदार गिना जाएगा। जब भी आप इंट्रो लिखें तो उसमें फैक्ट जरूर शामिल करें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही, जैसे कि अगर अपन बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझाने की अगर यहाँ पे कोशिश की जाती है, अच्छी बात है, पर अगर आप यहाँ पे आर्टिकल 13 का अगर यहाँ पे विवरण नहीं देते हैं तो आपका आंसर अच्छा नहीं गिना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप आंसर लिखिए, बट उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप उसके अंदर मेंशन कीजिए। यहीं पे अगर आप आंसर हिस्ट्री का लिख रहे होते तो हिस्ट्री के अंदर अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद है, कोई कह सकते हैं कि वॉर के बारे में याद है, अगर आपको कोई डेट याद है, अगर आप उसको लिख देते हैं तो आंसर और ज़्यादा शानदार हो जाता है। वहीं पे अगर आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं तो इकोनॉमी के आंसर में आप अगर करंट की कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है, करंट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है तो उसको अगर आप मेंशन कर देते तो आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। या फिर आप कुछ डेफिनेशन के माध्यम से शुरू कर सकते हैं, या फिर बजट से शुरू कर सकते हैं। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि बजट कहाँ पे काम में आएगा।
देखिए आप जब भी इंट्रो की शुरुआत करेंगे ना, तब आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होने जरूरी हैं। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इतना आसानी से मिलते नहीं है। बजट सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि बजट में आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के फैक्ट है और उस साल के सबसे रिलेवेंट फैक्ट वही है, तो आप उसके माध्यम से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, तो लक्ष्मीकांत में काफी लोग मुझे ये सवाल भी करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट लिखे हुए होते हैं, बहुत सारे आपने जजमेंट देखे होंगे, लाइक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, चाहे ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, या फिर केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बालाजी राघवेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऐसे बहुत सारे केस होंगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो वैसे कर रखा है कि इंपॉर्टेंट जजमेंट जितने भी है सुप्रीम कोर्ट के, उसको लेकर एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया था। तो आप सवाल करते हैं कि जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, क्या इनको याद करना है? हाँ, वास्तविकता में आपको याद करना है। आप क्वेश्चन देखते हैं प्री के, प्री में अभी तक कोई ऐसा कुछ खास सवाल पूछे नहीं गए, और जो भी पूछा गया वो लगभग आपको पता होगा, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट जजमेंट उन इंपॉर्टेंट जजमेंट को पूछा है जो कहीं ना कई बार सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन अगर आप जब मेंस के आंसर की बात करेंगे ना, तो मेंस में आपको एक एक आंसर को लिखने के लिए आपके पास में अच्छे खासे, अगर आपके पास में जुडिशियल वर्डिक्ट है, तो आपका आंसर शानदार हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि प्रतीककरणीय सिद्धांत को इन्होंने समझाया है। देन आफ्टर इन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट के अच्छे खासे जजमेंट को लिखा है, जिसके लिए इन्होंने शुरुआत ए के गोपालन केस के माध्यम से शुरू की है। ए के गोपालन केस में जो बात बताई गई थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, वो इंश्योर करता है कि लॉ का जो पोर्शन गलत है उसको हटाएगा, और ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को भी सामने ला के रखता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को बताती है। मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बहुत सारे पोर्शन है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सीधी सी बात है, अगर कोई लॉ है जो उसको कोई लॉ है उसको हटाने की कोशिश करेगा, तो सीधी सी बात है कि उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देगा उस लॉ के उस पोर्शन को। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। ठीक है, तो इस माध्यम से इन्होंने कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लिखकर आंसर को खत्म किया। अगर अपन बात करेंगे लास्ट में, तो लास्ट में इन्होंने जो आंसर लिखा है वो सीधी सी बात है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने मेंशन किया। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो रक्षा है उसको करने के लिए सबसे जरूरी है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली बात, अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि कई बार अच्छे लॉ आते हैं, अच्छे लॉ में कुछ एक पोर्शन ऐसा होता है जो खराब है, अपन क्या करेंगे पूरे लॉ को ही नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने कंप्लीट आंसर को लिखा है। ये इनका पहला आंसर था। अगर अपन बात करेंगे आंसर नंबर से क्वेश्चन नंबर सेकंड की, बट उससे पहले देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भी आंसर राइटिंग को लेकर परेशान होंगे। काफ़ी लोगों को ऐसे डाउट आ रहे होंगे कि पढ़ना कैसे है, मेंटरशिप की आपको नीड होगी, आपको बहुत सारे डाउट आते होंगे। आप किससे पूछेंगे? आपको नीचे हमारे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल रहे होंगे, आप डायरेक्ट आके मेरे से बात कर सकते हैं। आपको एक मैं हमारे कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि मेंटरशिप को लेकर है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट आके मेरे से बात कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो है 750 रुपये। ठीक है, 749 है। वैसे यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस तो मिलेगी, साथ में आप में से काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे होंगे कि तैयारी की शुरुआत करें कहाँ से, तो ये भी हमने यहाँ पे समझाया कि आप कैसे तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 2 से 3 महीने से ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, बट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने यहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। साथ में हमने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस प्रोवाइड की है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज। अब एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज क्या है? इसके अंदर हम आपको रोजाना का एक टारगेट देते हैं। उस टारगेट को अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो आपके 90 दिन में एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। वैसे एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी कम समय में आप एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे। ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिल जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके साथ में गुड न्यूज और लाइक आप जो आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी कि आंसर किससे चेक करवाए। तो आंसर चेक करवाने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है चैट जीपीटी। बस प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है ये किसी को नहीं आता है। हमने एक कोर्स तैयार किया है चैट जीपीटी का, जो कि हमने आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो आप चाहे तो इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हमने बताया कि आप आंसर कैसे चेक करवा सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। एक एक पॉइंट जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एआई के माध्यम से समझने को मिल सकती हैं। सो आप एक बार जाके इसको भी देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगी। आपको कोई भी डाउट है तो आपको मैंने जिसकी व्हाट्सअप नंबर दिखाए हैं, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 7976479107। तो इसके ऊपर आप मैसेज करेंगे तो आपको सारे सवाल और जवाब देखने को मिल जाएंगे। बाकी एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगी। सिविल एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जो क्वेश्चन कहता है भारत के संवैधानिक शासन को संरक्षित करने के लिए राज्यपाल के पद को रूपांतरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, राज्यपाल के पद से जुड़े हालिया विवादों के आलोक में विवेचना कीजिए, और इसको 150 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर नीड टू ट्रांसफॉर्म टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन द इंडिया। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द रिसेंट कंट्रोवर्शियल सराउंडिंग द गवर्नर ऑफिस। ये जो क्वेश्चन है वो भी हाल ही में आपने देखा होगा कि गवर्नर का ऑफिस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है, और ये ऑप्शन नहीं है। ये अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से गवर्नर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। वैसे तो गवर्नर हमेशा सुर्खियों में रहेगा। अगर किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है
और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर सेंटर में बीजेपी है और मानो स्टेट में कोई भी अदर अदर गवर्नमेंट को लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन जैसे कि सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में अपन कांग्रेस को लेकर चलते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर चलते हैं। अगर इनमें से कोई भी पार्टी है तो आप देखना कि गवर्नर का ऑफिस हमेशा सुर्खियों में बना रहेगा, कंट्रोवर्सी में बना रहेगा, क्योंकि गवर्नर को क्या बोला जाता है कि सेंटर का एक एजेंट है। कई बार गवर्नर बिल को ज़्यादा टाइम तक अपने पास में रोक लेता है, कई बार अपनी मन मर्जी से डिसीजन दे देता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस ऑफिस को कंट्रोवर्सी में लाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर कई बार जितने भी चीफ मिनिस्टर है वो जाते रहते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। जब मामला दिल्ली का होता है तो दिल्ली के अंदर भी यही मामला आपको देखने को मिलता है। खैर अपन जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने गवर्नर के ऑफिस को समझाया कि गवर्नर का ऑफिस क्या है, जो कि इन्होंने बताया है कि ये स्टेट लेवल पे मतलब बात करता है कि हमने शुरुआत में इन्होंने इस बात को बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर बट आल्सो एट द स्टेट लेवल। यानी कि सबसे पहले इन्होंने इस बात को समझाया कि भारतीय संविधान ने सिर्फ सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं किया है, हमने स्टेट के लेवल पे भी इसको फॉर्म किया है। देन आफ्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलिटी का आप कोई भी आंसर लिखे उसके अंदर अगर आप जब अच्छे खासे आर्टिकल को मेंशन कर देते हैं तो आपका आंसर ये हो सकता है ना कि आपने पूरे आंसर के अंदर चेरी डाल दी है, ऊपर से आपने धनिया पुदीना डालकर उसको सजा दिया है। ये इंट्रो है, यही आपके आंसर को काफ़ी शानदार बनाता है। एग्जामिनर को ये प्रभावित करता है कि उसको पूरा आंसर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाकी जो रामायण है वो सबको पता है, आप फैक्ट कितने जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे ना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या आर्टिकल सारे पढ़ने हैं। देखिए आप आर्टिकल सारे पढ़े ना पढ़े, पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कम से कम उनको जरूर पढ़िए। अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, तो आप आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसको आप लेते हुए अप्रोक्सीमेट 78 80 तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, 80 के बाद में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर सारे आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वो लगभग एक जैसे देखने को मिलते हैं। 81 82 खैर 82 तो वापस डिलिमिटेशन को लेकर आ जाएगा, 81 है, फिर 83 है जो कि लोकसभा के टाइमिंग को बताता है कि कितने टाइम का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपको आगे आर्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आप 81 से लेकर आप 100 तक देखेंगे तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फिर आर्टिकल शुरू हो जाता है 102 आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में जानकारी देता है। फिर 108 109 110, वैसे 107 ये भी थोड़ा कह सकते हैं बट इतना ये नहीं है, बट 108 से शुरू हो जाता है 110, फिर वापस 112 ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप डायरेक्ट शुरू करेंगे 112 117, 117 के बाद में आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं 123 से, 123 से शुरू करके 150 नहीं, आप कह सकते हैं करीब 163 या फिर 165 तक लगातार आप सारे आर्टिकल को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 123 से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाद में आपकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वापस से शुरू हो जाती है। तो आपको एटलीस्ट इतने आर्टिकल शुरुआत की याद होना चाहिए। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट ऑफिस है, लाइक आप स्टेट की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो स्टेट के इंपॉर्टेंट ऑफिस है, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके आर्टिकल पढ़ लीजिए, काफ़ी है। बट जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 80 तक तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और ये आपको आंसर लिखने में भी हेल्प करेंगे। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गवर्नर के ऑफिस की नीड को बताया, पार्लियामेंट्री फॉर्म को बताया, देन आफ्टर इन्होंने आर्टिकल 55 के माध्यम से प्रेसिडेंट की उन्होंने बताया कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जिसकी उन्होंने बताया प्रेसिडेंट अंडर द हिज हैंड एंड सेल, मतलब प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, उसके बारे में इसको इन्होंने बताया। ठीक है, फिर देन आफ्टर इन्होंने कंट्रोवर्सी किया, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर सबसे क्या है बिल डिले इश्यू। क्या करते हैं कि जो गवर्नर होता है, हमारे पास में आर्टिकल 200 है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं ना आर्टिकल का काम में आता है, देखो यहाँ पे काम में आ रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल 200 बिल के रिगार्डिंग जानकारी देता है कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करेगी तो उसको वो बिल फाइनल लॉ कब बन जाएगा, वो बिल फाइनली कब अप्रूव हो जाएगा, जब गवर्नर उसके ऊपर साइन करेगा तब। अब क्या होता है कि आर्टिकल 200 के तहत इस बात को बताया गया है कि जब एक सीएम या फिर कह सकते हैं कि स्टेट असेंबली गवर्नर के पास में बिल को भेजेगा तो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर के पास में बहुत सारे ऑप्शन होता है। पहला, गवर्नर उस बिल के ऊपर साइन करके दे देगा। दूसरा, गवर्नर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर देगा कि बोल देगा कि हाँ भाई कि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आप एक बार के लिए देख लो। थर्ड, गवर्नर विथ होल्ड कर देगा। विथ होल्ड मतलब विथ होल्ड का तो ऐसा कोई खास ऑप्शन नहीं है, बट गवर्नर के पास में एक ऑप्शन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। टाइम लिमिट यानी कि एक होता है, होना चाहिए था ये कहीं ना कहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रे एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो एरिया जिसके ऊपर काम ही नहीं किया गया। हमने ये बात तो बोली कि जो स्टेट असेंबली है वो गवर्नर के पास में बिल भेजेगी, पर हमने ये बात नहीं बोली कि गवर्नर उस बिल को कितने टाइम में वापस लौटाएगा, ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है। तो गवर्नर क्या करता है, उस बिल को अपने पास में रख लेता है, काफी टाइम तक रखता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे वर्णन नहीं है कि उसको वापस कब भेजना है। और
चौथा नंबर का ऑप्शन से गवर्नर क्या कर देगा, उस बिल को अपने पास में रखेगा प्रेसिडेंट के मोहर के लिए। जब गवर्नर को लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, लाइक हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ मैटर है, या फिर कुछ ऐसा मैटर जो कि लग सकते हैं कि फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है, इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, तो गवर्नर क्या करेगा, उस बिल को प्रेसिडेंट के साइन के लिए रख देगा। अब आप ये देखिए कि इन दो मामलों में तो फिर भी कोई नहीं, इन दो मामलों में तो ओके बिल, पर इन दो मामलों में कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। कंट्रोवर्सी कैसे खड़ी हो जाती है, एक तो टाइम नहीं दिया, अब क्या करती है स्टेट असेंबली ने कोई रूल बनाया, वो रूल गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने उस बिल को अपने पास में रख दिया। अब स्टेट असेंबली क्या करे, वहां पे बैठ के वो क्या करेगी, भजन करेगी, जब तक उसका साइन नहीं होगा तब तक तो वो बिल बन ही नहीं पाएगा। एंड देन आफ्टर ये वाला मामला कि गवर्नर क्या करता है कि ऐसा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो बिल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक हाईकोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है, ऐसा कुछ एक नॉर्म्स लिखे गए, अगर उसको एम्पर कर रहा है तब आप प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रखोगे। आप हर एक बिल को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रखोगे तो फिर आपकी बॉडी क्या काम की, सीधी सी बात है, गवर्नर का ऑफिस क्यों दिया है। अगर गवर्नर का ऑफिस अगर सभी बिल अगर प्रेसिडेंट के लिए रखने ही थे तो फिर गवर्नर का ऑफिस बनाया है क्यों, सवाल तो ये बनता है। लेकिन हालिया दिनों में देखने को मिलता है कि गवर्नर ऐसा काम कर रहा है और इसके पीछे एक पॉलिटिकल विल भी काम करती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि गवर्नर कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, कह सकते हैं कि लाइक सेंटर पे जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि स्टेट में कोई बिल पास हो, तो ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहला जो इश्यू है वो बिल डिले को लेकर है, जो कि आर्टिकल 200 का इन्होंने मेंशन किया, जो कि इन्होंने बताया नो टाइम लिमिट मेंशन, टाइम के भी मेंशन नहीं है। और इसके साथ में इन्होंने तमिलनाडु का एक हालिया केस को बताया कि हाल ही में तमिलनाडु ने आर्टिकल 155 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, इन सबके साथ में इन्होंने पार्लियामेंट जो पार्शियल रोल के बारे में जानकारी दी। क्या होता है कि गवर्नर के पास में एक और डिस्कशनरी पावर होता है कि जब हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली का मतलब ये एक ऐसी कंडीशन पैदा हो गई जब असेंबली में किसी के भी पास में मेजोरिटी नहीं है, तो उस समय गवर्नर कहीं ना कहीं पार्शियलिटी दिखाता है कि किसको पहले गवर्नमेंट फॉर्म करने का ऑर्डर दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिला था हमें महाराष्ट्र में, जब आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो शिवसेना अलग हुई तो ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। इन सबके साथ में प्रेसिडेंट रूल के तहत भी गवर्नर जब मन करता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि प्रेसिडेंट रूल हर केस के लिए नहीं लगना चाहिए, जब भी इंपॉर्टेंट कुछ मैटर हो जाता है, जब लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट की जो बॉडी है वो काम करना बंद कर चुकी है, तब आपको लगाना चाहिए। ऐसा करके इन्होंने कंप्लीट आंसर को लिखा, फिर तमिलनाडु के गवर्नर के जो इंपॉर्टेंट इश्यू है उनको मेंशन करके इन्होंने आंसर को खत्म किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड लिमिट फिक्स थी, इनके पास में कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने लास्ट में आके पूरा कचरा कर दिया। ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास में पॉइंट जो लिमिटेड है उन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए, हर चीज़ को एक एक लाइन में अगर मेंशन किया जाए तभी आंसर आपका बेटर हो सकता है। आपके पास में वर्ड लिमिट फिक्स है, तो आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, जो आपको बताएगा कि आंसर कैसे लिखना है, चीज़ों को कैसे समझना है। मैंने आपको पॉलिटी के भी बहुत सारे पोर्शन को समझाया। अगर आपको मजा आ रहा है पॉलिटी को पढ़ने में मेरे से, तो आप हमारे ऐसे ही एनसीईआरटी बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर चीज़ को ऐसे कवर किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को ऐसा बताया है कि ताकि आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये वाली जो ऐसे लिखी हुई है, द पार्शियल रोल ड्यूरिंग द असेंबली, एग्जाम्पल फिर रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द महाराष्ट्र, समझ में नहीं आएगी। इसी चीज़ को अगर कहानी के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। वैसे तो ये मामला बहुत बड़ा है, अगर गवर्नर को समझने जाते हैं तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे की जरूरत होती है गवर्नर के पूरे ऑफिस को समझने के लिए। 5 घंटे नहीं, फिर भी आप 4 साढ़े 4 घंटे मान के चल सकते हैं। ठीक है, उसको हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश की है। खैर, बाकी बात, आपको कोई भी डाउट है तो आपको मैसेज करना है, और अगर आपको हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में जुड़ना है तो आपको जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे हमने सच में बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप रिव्यू पढ़ना चाहेंगे तो आपको मैं रिव्यू भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रिव्यू। बहुत सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनका रिव्यू कुछ इस तरीके से है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।